दोस्तों, मैंने अपनी पहली YouTube में आपको ये बताने की चेष्टा की थी कि एस्ट्रोलॉजी इज़ ए साइंस, इट हैज़ नो कोरिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द रिलीजन। इसका किसी धर्म के साथ संबंध नहीं है। कई लोग मेरे पास आते हैं कि हम फलां फलां धर्म से रिलेटेड हैं और हम उस धर्म को मानते हैं, इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते। मैं ये कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी को आप एक साइंस के रूप से मानें, साइंस की दृष्टि से देखें। अगर साइंस की दृष्टि से देखते हैं तो आपको इससे एक डायरेक्शन मिलती है कि आने वाले समय में हमने अपनी पीढ़ी को, अपनी जनरेशन्स को किस डायरेक्शन में डालना है। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, टेक्निकल में, राइटिंग में, IAS, PCS, किस डायरेक्शन में, ये हमें एक डायरेक्शन देती है। एस्ट्रोलॉजी हमें एक डायरेक्शन देती है कि एक पर्टिकुलर इंसान को किस डायरेक्शन में डाला जाए ताकि उसका समय भी बचे, टाइम और मनी, और वो हताश ना हो। क्योंकि जीवन में एक डायरेक्शन ही तो है जो आपको अपने मकाम तक ले सकती है। अब कई लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते। देखो भाई, माना या ना माना तो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ग्रहों के कारण ही सब कुछ होता है। हम लोग कुछ नहीं करते, ग्रहों के आदेश के अंडर ही हम सब कुछ करते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई मेडिकल में जाता है, कोई साइंस में, कोई फॉरेन में, लेकिन भाग्य कहाँ खुलेगा? देखिए, किस फील्ड में खुलेगा, कब खुलेगा और कहाँ खुलेगा। इंडिया में खुलेगा या फॉरेन में खुलेगा, और फॉरेन में भी ईस्ट में खुलेगा, वेस्ट में खुलेगा, साउथ में खुलेगा, और किस कंट्री में खुलेगा। ये एक विशेष बातें होती हैं कि इंसान को एस्ट्रोलॉजिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। अब जैसे मैं आपको, आज का मेरा मेन विषय होगा मंगलिक दोष। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल कैरियर में ये देखा है कि डिफरेंट लोग जो हैं मेरे पास आते हैं कि हमारा लड़का या लड़की मंगलिक है, उसकी शादी नहीं हो रही, या अगर शादी हो चुकी है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक मंगलिक है, दूसरा मंगलिक नहीं है। अब मेरा ये मानना है, अकेला मंगल को देख के ही निर्णय नहीं लेना। इसके अलावा जो और भी ग्रह हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना मंगल होता है। क्रूर ग्रह राहु, केतु, शनि, सूर्य भी इसी के बराबर ही होते हैं जैसे मंगल होता है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि लड़का या लड़की में एक मंगलिक है, दूसरा मंगलिक नहीं है, लेकिन दोनों परिवारों के काफ़ी अच्छा घनिष्ठ संबंध भी है, लेकिन ज्योतिषी कई बार अपना अल्प ज्ञान के कारण कह देते हैं कि भाई ये ना करो क्योंकि एक मंगलिक है, दूसरा मंगलिक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक रिसर्च की बात बता देता हूँ, मैं वो बातें बताऊंगा जो आपको हमेशा ही शंका के तरफ लेके गई हैं। ज्योतिष में अगर मंगल 12वें भाव में 6 नंबर का और 1 नंबर का हो जाए तो मंगलिक दोष नहीं होता, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि से 8वां, यानी कि 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर होने के कारण उसकी अपनी ही राशि हो जाती है। इसी तरह अगर लगन 2 और 7 हो और चौथे भाव में 5 या 10 नंबर हो और 7वें भाव में 1 या 8 हो और 8वें में 1 नंबर हो, मेन मंगल हो, तो निश्चिंत होके आप रिश्ता कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अब प्रश्न ये होता है कि जो हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, क्या ये दोनों मंगलिक ही थे? अब मैंने ये भी देखा गया है, हजारों कुंडलियां मैंने एनालिसिस की, जो मंगलिक दोनों नहीं भी हैं उनके भी आपस में झगड़े होते हैं।
तो फिर ऐसा क्या रीजन है कि मंगल दोष ना होने के बावजूद भी दोनों के आपसी कंपैटिबिलिटी नहीं है? मैंने जैसे पहले कहा कि क्रूर ग्रह और भी होते हैं, राहु केतु शनि, मंगल के अलावा सूर्य, इनकी भी सिचुएशन को देख परख करके ही डिसीजन लेना होता है। अब साइंस की बात आती है। साइंटिफिकली हमें अपने बच्चों का जो लगन बनाना है, जो कंपैटिबिलिटी बनानी है, वो उस लाइफ पार्टनर से बनानी है जिसमें क्रूर ग्रह एक दूसरे की लाइफ के ऊपर इफेक्ट ना करें। जैसे मैंने कहा कि मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में इन राशियों में अगर होंगे तो मंगलिक दोष नहीं माना जाएगा। बेशक किताबों में इनको मंगलिक लिखा मिलेगा, कंप्यूटर में भी अगर आप मिलान करेंगे तो मंगलिक दोष ही आएगा, लेकिन अगर इन राशियों में आता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आगे ये जरूर मानना होगा, इसके अलावा दूसरे ग्रहों का भी एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक ग्रह अपनी अपनी रोल अदा करता है। हर ग्रह इंपॉर्टेंट है, खाली मंगल के कारण दोष नहीं होता। सूर्य तो इससे भी तेज होता है, अगर 7वें भाव में सूर्य आ जाए और नीच का आ जाए तो ये बिछोड़ा ही करवा देगा। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। इसके अलावा कई फैक्टर्स होते हैं जो हमें पूरा तालमेल करके, कंपैटिबिलिटी देख करके ही आगे डिसीजन लेना होता है। वैवाहिक जीवन तभी सुखी होगा अगर आपका कंपैटिबिलिटी सही हो। इसकी बजाय देखिए, निवान होता है, लेकिन फर्स्ट निवान तो आप ये मानिए कि कुंडली का मिलान सही हो। अगर कुंडली का मिलान सही है देन निवान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर निवान हो भी जाएगा। इसी के साथ मैं अपना नेक्स्ट एपिसोड भी लेके आऊँगा, आपको डिटेल में वो सारी बातें बताऊँगा जो आपके लिए अभी तक दुविधा रही और आपके लिए शंकाएं रहीं। ये सारे शंकाओं का समाधान क्या है, कैसे करना है, इसके उपाय भी बताऊँगा, ताकि तब तक आप मेरे साथ जुड़े। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ताकि मेरे ज्ञान का जो है प्रसाद सभी को मिल सके। मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि जो बातें मैं आज तक क्लियर नहीं थी आपके तक पहुंच सके, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स तक पहुंच सकें। इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है आप तक और पहुंचने की, और मेरी अंतर आत्मा और आपको खुल के बताएगी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।